प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि इस वर्ष लोक शिक्षण संचालनालय और माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल ने संयुक्त रूप से एक प्रश्न बैंक निर्मित की है और उसी प्रश्न बैंक से एनुअल एग्ज़ाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आने की संभावना जताई जा रही है। चूँकि प्रश्न बैंक हिंदी मीडियम में छपी हुई है तो मैं बाय लैंग्वेज में जो है एक्सप्लेन करूँगा ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चे भी इसको समझ सकें और हिंदी मीडियम के बच्चे भी इसको देख सकें। पूर्व में हमने जो वीडियो निर्मित किए हैं और आज हम तीसरा दैट मीन्स चैप्टर है आपका कार्य, ऊर्जा और प्रमेय, वर्क, एनर्जी एंड पावर को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपका ये 9 मार्क्स का है, दैट मीन्स 9 मार्क्स का है। इसमें से 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं तो थोड़े आपको मेहनत करना पड़ेगी, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है 4 और एक क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है और एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है। तो आप लोगों को इस हिसाब से इस चैप्टर में अपने आप को प्रिपेयर करना रहेगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले डिस्कशन कर रहा हूँ इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर। आप देखें कि आपको किस प्रकार से ये क्वेश्चंस जो है वो तैयार करना है। तो सबसे पहले आप देखिएगा स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं जो फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब रिक्त स्थानों की पूर्ति अपने को करना है। किस हिसाब से रिक्त स्थानों की पूर्ति अपन करेंगे वो आपको ध्यान से देखना है। तो सबसे पहला फिल इन द ब्लैंक्स में पढ़ रहा हूँ। किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी में परिवर्तन के बराबर होता है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि किसी ऑब्जेक्ट पर जो वर्क किया जाता है वो किस में चेंज के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ ध्यान से देखो आप, वैसे ये स्टेटमेंट है कार्य ऊर्जा प्रमेय का, है ना। ये ऐसा भी कह सकते हैं कि वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है। यहाँ आंसर आ जाएगा आपका काइनेटिक एनर्जी, है ना। गतिज ऊर्जा, किसी वस्तु पे जो कार्य किया जाता है गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। ये वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक। जो भी वर्क होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। नेक्स्ट, घर्षण द्वारा दैट मीन्स फ्रैक्शन द्वारा किया गया कार्य मतलब वर्क, फ्रैक्शन द्वारा वर्क जो होता है वो कैसा होता है, तो ऋणात्मक वर्क होता है, नेगेटिव वर्क होता है, ठीक। अगला है बंद पथ मतलब क्लोज पाथ में, है ना। संरक्षी बल मतलब कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क कैसा होता है, तो भैया क्लोज पाथ में कंजर्वेटिव फोर्स के द्वारा जो वर्क किया जाता है वो 0 होता है, क्योंकि क्लोज दैट मीन्स वहीं घूम करके वापस आ जाएंगे अपन, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो जाएगी, डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाएगा तो अमाउंट ऑफ वर्क जो है वो 0 होगा, ठीक है। कार्य करने की दर को, यानी ये है रेट ऑफ डूइंग वर्क, दैट इज कॉल्ड पावर, शक्ति कहते हैं। कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं, पावर, ठीक है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। असंरक्षी होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया कार्य पर निर्भर करता है, मतलब जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जैसे फ्रैक्शन है उसके द्वारा जो वर्क किया जाता है वो किस पे निर्भर करता है, तो पथ पे निर्भर करता है, दैट मीन्स पाथ पर डिपेंड करता है, ठीक है। पथ पर निर्भर करता है नॉन कंजर्वेटिव द्वारा, और कंजर्वेटिव द्वारा जो होता है वो पथ पे डिपेंड ना करते हुए डिस्प्लेसमेंट पे, दैट मीन्स इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अगला है दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से होता है, दैट मीन्स दृढ़ का मतलब है हार्ड स्प्रिंग, कठोर, और मृदु का मतलब है सॉफ्ट स्प्रिंग। भैया ध्यान रखना कि जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट अधिक होता है वो स्प्रिंग कठोर होती है, हार्ड होती है, और जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कम होता है वो सॉफ्ट स्प्रिंग होती है। तो यहाँ हार्ड का स्प्रिंग कांस्टेंट सॉफ्ट मतलब मृदु के स्प्रिंग कांस्टेंट से अधिक होगा, तो यहाँ ग्रेटर लिख सकते हो आप या फिर अधिक होता है लिख सकते हैं, ठीक है। किसी बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य, ये वाला इसी को रिपीट कर दिया गया है, देखो भैया ये तीसरे वाले को रिपीट कर दिया गया है, किया गया कार्य 0 होगा, ठीक है। ध्यान से देख लेना आप, क्लोज सर्किट में जो भी कंजर्वेटिव फोर्स वर्क करेगा वो 0 होता है। इसके बाद सही विकल्प का चयन करना है, दैट मीन्स आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए उसमें से सही करेक्ट करना है। निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है, मतलब एनर्जी का कौन सा यूनिट नहीं है,
तो देखो जूल एनर्जी का यूनिट है, अर्ग एनर्जी का यूनिट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट है, वॉट जो है ये पावर का यूनिट है। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। ये जो अर्ग है ये सीजीएस सिस्टम में यूनिट है एनर्जी या वर्क की, और ये एमकेएस या एसआई सिस्टम में है। ठीक है। ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट इलेक्ट्रिसिटी में एनर्जी की यूनिट है। तो आंसर यहाँ वॉट हो जाएगा, जो कि पावर है ना, शक्ति की यूनिट है। ठीक है। किसी निकाय की स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी, ये कह रहे हैं। ये कब? संरक्षी बल द्वारा कार्य किया जाए, निकाय द्वारा संरक्षी अथवा बल कार्य किया है, निकाय द्वारा संरक्षी बल के विरुद्ध, ये वाला है ना। एनर्जी तब बढ़ती है जब किसी सिस्टम के द्वारा कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाता है। कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क किया जाएगा तो एनर्जी बढ़ेगी, और कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में कंजर्वेटिव फोर्स खुद वर्क करेगा तो एनर्जी डिक्रीज होगी। ये ध्यान रखना है इसमें। ठीक है। अगला है अप्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है, यानी यहां बात की जा रही है इन इलास्टिक कॉलिजन की। इन इलास्टिक कॉलिजन में मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं रहती। ये डेफिनेशन के तौर पे भी ध्यान रखना कि जो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है ना, इलास्टिक कॉलिजन, उसमें काइनेटिक और मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम दोनों संरक्षित रहते हैं, कंजर्व रहते हैं। बट इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहती, केवल मोमेंटम जो है वो कंजर्व रहता है। अगर यहीं इन इलास्टिक की जगह यहाँ पर अप्रत्यास्थ की जगह इलास्टिक कर दें, प्रत्यास्थ कर दें, तो फिर ये दोनों वाला ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है। अगला, जब कोई संरक्षी बल मतलब कंजर्वेटिव फोर्स किसी वस्तु पर धनात्मक कार्य करता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा, भैया धनात्मक कार्य होगा, ध्यान रखना उल्टा चलता है। धनात्मक कार्य होगा तो एनर्जी घटेगी, ऋणात्मक कार्य होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, जो कि अपन ऊपर चर्चा कर चुके हैं, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स करता है। ठीक है। ध्यान दे लें इसको। अगला है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। एक व्यक्ति किसी वस्तु को निम्नानुसार मार्ग ए से बी तक पहुंचाता है। ये आपके 1 2 3, ये 1 ये 2 और ये 3 डायग्राम दिए हैं। डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं अपन, ए से बी तक ले जा रहे हैं। डिफरेंट पाथ बताए गए हैं, अलग अलग पाथ है। किस स्थिति में किया गया कार्य मतलब वर्क अधिक होगा। सो कीप इन माइंड, वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब बल गुणा विस्थापन। ठीक है। विस्थापन पर निर्भर करता है, पथ की प्रकृति पर कार्य निर्भर नहीं करता। तो विस्थापन तो सभी का समान है, इसलिए सभी में किया गया जो वर्क होगा वो सेम होगा, सभी में कार्य समान होगा। ठीक है। 1 वर्ड्स में आपको आंसर देना है। मैं कुछ क्वेश्चन जो वैसे होंगे वो समझा दूंगा, बाकी आप लोगों को ही इन पे वर्क करना है। क्या कह रहे हैं देखिएगा। यदि कोई मशीन है 10 सेकेंड में 100 जूल वर्क करती है तो उसकी शक्ति बताओ, मतलब पावर बताओ। ठीक है। ऊपर अपन लिख चुके हैं, पावर का जो फार्मूला होता है P = W/T होता है, वर्क बाय टाइम या एनर्जी बाय टाइम। और ये आपको वर्क दिया है 100 जूल, टाइम दिया है 10 सेकेंड, कैंसिल कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 10 वाट। केवल फार्मूला याद रखिएगा ये वाला। ठीक है, कि पावर वर्क बाय टाइम होती है, बस उसमें वैल्यू पुटअप करना है। वर्क का एसआई मात्रक, कार्य का एसआई मात्रक भैया जूल होता है। ठीक है। सीजीएस मात्रक अर्ग होता है, आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप खुद ही कर सकते हैं इसको। पावर का एसआई मात्रक, पावर यानी शक्ति, शक्ति का एसआई यूनिट पूछा है तो भैया अभी अभी मैंने आपको बताया वॉट होता है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक। जब बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण होता है तो कार्य की प्रकृति कैसी होती है, तो भैया हमने वर्क का एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, F = FD cos थीटा होता है। यहाँ अधिक कोण का मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा का है, मतलब अब ये जो है ऑब्ट्यूस एंगल की बात हो रही है, तो ओबियसली कॉस 90 के ऊपर, 90 से ऊपर और 180 तक नेगेटिव वैल्यू देता है, ऋणात्मक, तो यहाँ ऋणात्मक आ जाएगा। तो ये जो कहा है ना बल और विस्थापन के मध्य अधिक कोण है तो कार्य की प्रकृति कैसी होगी, तो आप लिख देना ऋणात्मक, नेगेटिव होगी, नेगेटिव। ठीक है, ऋणात्मक होगी। और अगर 90 से कम है तो कार्य की प्रकृति धनात्मक होती है, और ठीक 90 डिग्री का कोण है तो कार्य जो है वो शून्य होता है। ध्यान रखना तीनों केसेस में। स्प्रिंग नियतांक का मात्रक, तो स्प्रिंग नियतांक का फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, K = F/x। F बल है, x विस्थापन है, तो ये हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। ठीक है। फिर
द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता समीकरण, आइंस्टीन का समीकरण बहुत पहले से पढ़ते चले आ रहे हो तुम, ये वाला लिख देना, एम सी स्क्वायर, ये एनर्जी है, ये मास है, और ये स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग है, ये लिख। फिर है एक विमीय संघट्ट किसे कहते हैं, दैट मीन्स वन डायमेंशनल कॉलिजन क्या होता है, तो देख ले, बता देना, जब कोई ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में चल करके कॉलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो वो वन डायमेंशनल कॉलिजन या एक विमीय संघट्ट कहलाता है। ठीक इसी प्रकार से द्विविमीय संघट्ट की बात आ गई, तो आप बता देना कि कोई दो ऑब्जेक्ट टकरा करके समतल में गति करते हैं या द्विविमा में गति करते हैं, तो इस प्रकार का कॉलिजन, टू डायमेंशनल कॉलिजन मतलब द्विविमीय संघट्ट कहलाता है। ये आपके अगले क्वेश्चन जो हैं ये 2 मार्क्स के हैं, इनमें से आपको एक प्रश्न आना है, तो बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ऊर्जा संरक्षण का नियम यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो आप लोगों का पढ़ा हुआ है, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि ऊर्जा को ना तो उत्पन्न मतलब प्रोड्यूस किया जा सकता है, ना ही नष्ट मतलब डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। शक्ति की परिभाषा, मात्रक और विमीय सूत्र लिखिए, मतलब पावर की डेफिनेशन लिखना है और उसका यूनिट लिखना है और उसका डायमेंशन फार्मूला लिखना है। तो आप लिख देना यहाँ पे, रेट ऑफ डूइंग वर्क, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। मात्रक में आ जाएगा वॉट, और है ना, वैसे कमर्शियल यूनिट भी होती है हॉर्स पावर, बट अपन उसका ऐसा ही मात्रक लिखें वॉट। और विमीय सूत्र आप लोग जानते हैं, P इज इक्वल टू होता है W/T, W यानी वर्क है, वर्क का होता है mL2T-2, टाइम का होता है T, ये हो जाएगा mL2T-3। ओके, ये फार्मूला हो जाएगा इसका। यदि फोर्स दिया है वेक्टर फॉर्म में और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो वर्क की गणना करना है, तो भैया ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ये तो बहुत ही ईजी हो गया, ये तो W इज इक्वल टू होता है F.D, दैट मीन दोनों का आपको डॉट प्रोडक्ट करना है, अदिश गुणनफल करना है, तो I का I के साथ कर दो, J का J के साथ कर दो, K का K के साथ गुणा कर दो और हल कर लो। चलो मैं आपके साथ यहाँ जल्दी से कर देता हूँ। 3 का 5 में गुणा करो, 3 पंजे 15, I डॉट I 1 होता है, J का J के साथ गुणा करो, 4 चौक 16, J डॉट J 1 होगा, फिर 5 का -3 में गुणा करेंगे तो 15 होगा, ये 15 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आपका 16 जूल है ना, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ जूल, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब प्रत्यास्थ संघट्ट क्या है, तो आप डेफिनेशन लिख दो। ऐसा कोलिजन, ऐसा संघट्ट मतलब ये इनेलास्टिक है भैया, जिसमें मोमेंटम तो कंजर्व रहता है, संवेग तो संरक्षित रहता है, बट काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा संरक्षित नहीं रहती। कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट लिखिए, तो ऊपर सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो फिल इन द ब्लैंक है वो कार्य ऊर्जा प्रमेय का स्टेटमेंट है कि किसी वस्तु पर किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, अर्थात है ना किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो वर्क किया जाता है वो उसकी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है। अगला है अदिश गुणा के कोई दो सदिशों के अदिश गुणा के कोई दो गुण लिखिए, दैट मीन दो प्रॉपर्टी लिखना है वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट की। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, पहले तो आप बता दो कि डॉट प्रोडक्ट जो है वो कॉम्यूटेटिव लॉ, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A, कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, हालांकि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है ये। और दूसरा बता देना है कि अगर कोई दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है तो वो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, या ये वेक्टर इनमें से कोई एक 0 होता है, बस इतना बता देना। प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा किसे कहते हैं, है ना, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो किसी भी ऑब्जेक्ट में प्रत्यास्थता के कारण जो ऊर्जा होती है उसको प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में उसकी इलास्टिसिटी के कारण जो एनर्जी होती है, जैसे अपन गुलेल को खींचते हैं ना तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है, उसको अपन कहेंगे एक प्रकार से प्रत्यास्थ स्थिति ऊर्जा है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त होती है, तो भैया जब एक बड़े नाभिक को छोटे नाभिक में तोड़ा जाता है, छोटे नाभिकों में तोड़ा जाता है, तो इसमें जो एनर्जी रिलीज होती है वो नाभिकीय विखंडन की ऊर्जा कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। जैसे एक यूरेनियम एटम को जब हम तोड़ते हैं तो लगभग 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, और फिर हम इसका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में करते हैं। ठीक, अब ये बड़े क्वेश्चन है जो आपको तैयार करना है, मैं बता देता हूँ इसमें करना क्या है।
शक्ति के लिए सूत्र की स्थापित करना है। अरे भाई बहुत ही इजी पूछ लिया ये तो। ये क्या करना है आपको, आप जानते हो P इज इक्वल टू होता है W/T। W इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाय T। फोर्स ऐसा ही रहने दो और डिस्प्लेसमेंट विस्थापन बटे समय ये होता है वेलोसिटी। तो ये लो, ये P इज इक्वल टू ये V इंटू विस्थापित हो गया। क्या दिक्कत है। कोई बाइक 5 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से गतिमान है, मोशन कर रही है। यदि सड़क द्वारा टायर पर 300 न्यूटन का घर्षण फोर्स यानी फ्रैक्शन फोर्स आरोपित होता है तो बाइक के इंजन की शक्ति, अरे दैट इज वेरी इजी, इसी फार्मूले पर बेस्ड है। इसी फार्मूले पर बेस्ड है। आपको वेलोसिटी दी गई है वेग और आपको फोर्स दिया गया है इसका, इसमें गुणा कर दो, 5 छंगे है ना 3 पंजे 15। केवल ये वाला फार्मूला लगाओगे ये वाला, ठीक है, और गुणा करोगे तो P इज इक्वल टू फोर्स है 300 और वेलोसिटी है 5, तो ये हो जाएगा 3 पंजे 1500 जूल, सॉरी वॉट, नॉट जूल, है ना, वॉट रहेगा है भैया, जूल नहीं रहेगा। ध्यान से देख लेना इसको, क्योंकि शक्ति का मात्रक जो है वो वॉट है ना कि वॉट। अच्छा, किसी भवन के भूतल पर लगा पंप 30 मीटर क्यूब आयतन की टंकी को 15 मिनट में भर देता है। टाइम दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन दिया हुआ है और टंकी जो है वो ज़मीन से कितनी दूरी पर रखी है, 40 मीटर की हाइट पर रखी है। तो अपने को पावर निकालना है, शक्ति निकालना है भैया। फार्मूला तो यही लगेगा, ये वाला, ये वाला। लेकिन W के प्लेस पर पोटेंशियल एनर्जी लिख देना, mgh/T। तो m आपके पास डायरेक्ट नहीं है, G और H तो है, ये H है, ये G है, और T इस 15 मिनट को किस में बदल लोगे, सेकेंड में। तो 15 गुणा 60, 15 छक्के 90, मतलब 900 सेकेंड हो जाएंगे ये। तो T तो आ गया। M के लिए क्या करोगे, मास होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो जो पानी की डेंसिटी है वो 10⁻³ मीटर kg पर मीटर क्यूब होती है, ठीक है, और ये वॉल्यूम दे रखा है। तो मतलब मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ, मास को क्या लिखना है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, अब G इंटू H/T। तो वॉल्यूम कितना 30, डेंसिटी पानी की 10⁻³ G 10 और हाइट दे रखी है 40 और टाइम दे रखा है 900। बाकी अब आप लोग सॉल्व करना, जो भी आंसर आए वो आप लोग लिखना, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे पावर है तो वॉट में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए मुक्त रूप से गिरती किसी वस्तु की कुल यांत्रिक ऊर्जा अचर रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। ये कौन सा क्वेश्चन है पता है आपको, किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रीली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है। या ऐसा भी पूछ सकते हैं कि प्रूव दैट द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्रीली फॉलोइंग ऑब्जेक्ट रिमेन्स कांस्टेंट। तो वो जो 3 स्टेप लेते हैं ABC, जिन पर हम mgh जो है सेम एनर्जी प्रूव करते हैं, ये वो वाला क्वेश्चन है। संरक्षी बल एवं असंरक्षी बल में मतलब कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में अपने को डिफरेंस लिखना है। तो मैंने बता दिया, कंजर्वेटिव फोर्स जो होते हैं वो पाथ पे डिपेंड नहीं करते, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करते हैं। यहाँ पे असंरक्षी बल भी देख लेना, जो पाथ पे डिपेंड करते हैं। दैट मीन्स वो एक प्रकार से जो घर्षण बल है, जो फ्रैक्शन फोर्स है, वो जो वर्क करता है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव है, असंरक्षी है, और जो ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हैं वो आपके कंजर्वेटिव फोर्स हैं, उनके द्वारा जो वर्क किया जाता है। ऐसे 3 डिफरेंस आप बुक में देख लीजिएगा, ओके। अगला, किसी स्प्रिंग को खींचने या दबाने पर संचित स्थिति ऊर्जा के लिए या क्या प्रूव करना है आपको, या ये वाला फार्मूला प्रूव करना है ना, सॉरी, U इज इक्वल टू 12 kx²। ये स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी है, वो आपको चाहे आप ग्राफिकल मेथड से कर देना, चाहे आप डेरिवेशन मेथड से कर देना, ये वाली चीज़ आपको प्रूव करना है। ये K स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब स्प्रिंग नियतांक है, और ये डिस्प्लेसमेंट मतलब विस्थापन है, ठीक है। इसको प्रूव करना है आपको। कोई साइकिल सवार ब्रेक लगाने पर फिसलता हुआ 10 मीटर दूर जाकर रुकता है। इस प्रक्रिया की अवधि में सड़क
पर साइकिल सड़क द्वारा साइकिल पर लगाया गया बल, सड़क लगा रही साइकिल के पहिए पे, मतलब एक प्रकार का फ्रैक्शन फोर्स है ये, जो उसकी गति के विपरीत है, देखो है ना, फ्रैक्शन फोर्स है। सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। भैया यहाँ पूछा है सड़क द्वारा साइकिल पर किए गए कार्य की गणना कीजिए। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि साइकिल द्वारा सड़क पर किए गए वर्क की गणना कीजिए। देखिए दैट्स अ वेरी इजी, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फार्मूला तो आपको वर्क के लिए यही लगाना है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट फोर्स यहाँ जो है वो नेगेटिव है, फ्रैक्शन है, तो इंटू 10 इज इक्वल टू -2000 जूल, ये आंसर हो जाएगा आपका। अब ध्यान ये रखना वहाँ पे जब आपसे पूछा जाए पेपर में कि सड़क द्वारा साइकिल पर वर्क पूछा गया है या साइकिल द्वारा सड़क पर वर्क पूछा गया है, अगर साइकिल द्वारा सड़क पर वर्क पूछा जाएगा तो वर्क जीरो होगा, क्योंकि सड़क में डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है, विस्थापित नहीं हो रही, सड़क अपने ही स्थान पर बनी हुई है, विस्थापन जीरो है। लेकिन साइकिल चल रही है तो ये नेगेटिव वर्क आ जाएगा, और अगर साइकिल द्वारा सड़क पे वर्क पूछे तो जीरो आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपके सामने इस चैप्टर को अभी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। यदि आपको इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप फिर मुझसे जो है व्हाट्सएप पे या चैट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और कोई प्रॉब्लम किसी भी चैप्टर में खड़ी हो तो मुझे अलग से मैसेज करें। तब तक के लिए मैं अगला वीडियो बनाऊं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार।